मुंबई की लोकल ट्रेन की वो तस्वीरें सोचकर ये एक अजीब सी घुटन होती है। दरवाजों से लटकते हुए लोग, अंदर अंदर तो मतलब तिल रखने की भी जगह नहीं। और ये किसी एक दिन का नजारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुंबई की रोज की हकीकत है। लोग सिर्फ अपने ऑफिस पहुंचने के लिए हर रोज एक जंग लड़ते हैं। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इस सफर में हर रोज करीब करीब 10 लोगों की जान चली जाती है। 10 लोग हर रोज, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ मुंबई का नहीं है। ये एक तरह से पूरे भारत के मिडिल क्लास की कहानी है। एक ऐसी दौड़ जिसमें मंजिल का कोई पता ही नहीं है। तो आज हम इसी मिडिल क्लास ट्रैप पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास इन्वेस्ट माइंडसेट यूट्यूब चैनल का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है जो इस मुद्दे की जड़ तक जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये जाल आखिर है क्या और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी। और यहाँ एक बात मतलब शुरू में ही साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला नहीं है। अच्छा। नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। ये एक मानसिकता का जाल है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, 99% लोग फंसे हुए हैं। और जो बात इसे और भी डरावना बनाती है वो ये है कि इससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है, क्योंकि इसकी जड़ें वो हमारे समाज में, हमारी परवरिश में, हमारे सोचने के तरीके में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। इस जाल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है मिस्टर गुप्ता की। तो जब उन्होंने 10वीं पास की थी तो उन्हें 90% मार्क्स मिले थे। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। घर में एकदम जश्न का माहौल था और पड़ोसियों ने कहा, आपका लड़का तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेगा। हाँ, ये डायलॉग तो हर मिडिल क्लास घर की कहानी है। बिल्कुल। और आज मिस्टर गुप्ता 50 साल के हो गए हैं। एक अच्छी जानी मानी कंपनी में नौकरी भी है, सैलरी भी अच्छी है। लेकिन आर्थिक रूप से वो आज भी वहीं खड़े हैं जहां सालों पहले थे। हर महीने आने वाले बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, घर की EMI और इन सब के ऊपर भविष्य में किसी बड़ी आर्थिक इमरजेंसी का एक अनजाना सा डर। तो वो जो कुछ बड़ा करने वाली बात थी वो कहीं पीछे छूट गई। बहुत पीछे। बड़ा करना तो दूर की बात है, वो शायद शांति से रिटायर भी नहीं हो पाएंगे। इस कहानी का जो सबसे मार्मिक पहलू है, सबसे दुखद, वो तब सामने आता है जब मिस्टर गुप्ता के बेटे को 10वीं में 95% मार्क्स मिलते हैं। अच्छा। पूरा घर खुश है, मिठाइयां बट रही हैं, लेकिन मिस्टर गुप्ता को खुशी से ज्यादा एक गहरी चिंता सता रही है। वो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं उनका बेटा भी उन्हीं की तरह इस अंतहीन चक्र में ना फंस जाए। ये एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है जहां आप पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तेजी से दौड़ भी रहे हैं, लेकिन सालों बाद भी आप खुद को उसी जगह पर पाते हैं। ये तो बहुत ही तकलीफदेह तस्वीर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? लोग इस जाल में फंसते कैसे हैं? अगर मिस्टर गुप्ता जैसे होनहार लोग भी इसमें फंस जाते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है। बिल्कुल। और ये गड़बड़ हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है। मिडिल क्लास परिवारों में बच्चों की परवरिश ग्रोथ यानी तरक्की के बजाय सेफ्टी यानी सुरक्षा को प्राथमिकता देकर की जाती है। सेफ्टी? हाँ, लक्ष्य बड़ा सोचना नहीं बल्कि सुरक्षित रहना बन जाता है। एक अच्छी डिग्री लो, फिर एक सुरक्षित 9 से 5 की नौकरी पकड़ लो, बस जिंदगी सेट है। ये हमारे समाज का सबसे पसंदीदा मंत्र है। हाँ, ये तो मैंने भी अपने घर में और आस पड़ोस में हजारों बार सुना है। बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करो, सिक्योरिटी रहेगी। और इसी मानसिकता के चलते जिंदगी के 3 सबसे जरूरी फैसले, करियर, शादी और निवेश। हाँ, करियर क्या होगा, शादी कब और किससे होगी, और अपनी बचत को कहाँ निवेश करना है, ये सब अक्सर सेफ्टी के इसी छोटे से दायरे में रह के लिए जाते हैं। रिस्क लेने को तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इस सोच की आग में घी डालने का काम करती है हमारी शिक्षा प्रणाली। आप सोचिए, हम स्कूल और कॉलेज में 15-16 साल बिताते हैं। हमें इतिहास, भूगोल, गणित सब कुछ सिखाया जाता है। मतलब हमें एक अनुशासित और आज्ञाकारी कर्मचारी बनना तो सिखा देते हैं, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। एक शब्द भी नहीं। वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक गहरी चुप्पी है। पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाना है, इस पर कोई बात ही नहीं होती। ये बात तो 100% सही है। हमें पाइथागोरस थ्योरम तो रटा दी जाती है, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है ये कोई नहीं बताता। और इसी ज्ञान की कमी का एक चौंकाने वाला सबूत मिलता है लॉटरी विजेताओं के उदाहरण में। एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च है
जो बताती है कि 70% लॉटरी विजेता 70%? हाँ, 70% लॉटरी विजेता करोड़ों जीतने के बावजूद 10 साल के अंदर वापस गरीब हो जाते हैं। सिर्फ गरीब ही नहीं, उनमें से ज्यादातर लोग वही काम करने लगते हैं जो वो लॉटरी जीतने से पहले कर रहे थे। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब इतना सारा पैसा हाथ में आने के बाद भी लोग वापस वही पहुंच जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन उस पैसे को संभालने का ज्ञान, वो मानसिकता नहीं आई। माइकल कैरल का एक असली उदाहरण तो और भी हैरान करने वाला है। वो ब्रिटेन में कचरा उठाने का काम करता था। अच्छा। 2002 में उसकी लगभग 100 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। 100 करोड़? 100 करोड़ रुपए! आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि इतना पैसा कभी खत्म हो सकता है। लेकिन उसने सिर्फ 8 साल के अंदर वो सारे पैसे पार्टियों, महंगी गाड़ियों और बेकार की चीजों पर उड़ा दिए। और आज वापस वही काम कर रहा होगा? वापस वही कचरा उठाने का काम कर रहा है। बाप रे, 100 करोड़ रुपए 8 साल में खत्म। ये कहानी सुनकर तो काफी निराशा होती है। ऐसा लगता है कि पैसा आने पर भी कोई गारंटी नहीं है। मिस्टर गुप्ता मेहनत करके भी फंसे हुए हैं और माइकल कैरल को किस्मत से पैसा मिला, फिर भी वो फंस गया। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है भी, या ये एक लाइलाज बीमारी की तरह है? नहीं, रास्ता है, लेकिन उसकी पहली सीढ़ी थोड़ी कड़वी है। वो क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है ये उम्मीद पूरी तरह से छोड़ देना कि कोई और आकर आपकी मदद करेगा। कोई बैंक, कोई रिश्तेदार, सरकार या आपका बॉस, कोई नहीं। आपको अपनी वित्तीय जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी ओनरशिप खुद लेनी होगी। ये मानना होगा कि आप जहां भी हैं, अपने फैसलों की वजह से हैं, और यहीं से बाहर भी आप सिर्फ अपने फैसलों से ये निकलेंगे। ठीक है, मान लिया कि जिम्मेदारी हमारी अपनी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद अगला कदम क्या हो? यहीं पर तो ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। यहीं पर अमीर लोगों का एक सरल सा रहस्य सामने आता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। क्या है? आपके हाथ में जो भी पैसा आता है, चाहे वो सैलरी से हो या बिजनेस से, उसे इस तरह निवेश करें कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI सबसे लंबे समय के लिए मिले। बस ये एक नियम है, हर निवेश के फैसले को इसी कसौटी पर तौलना है। ये सुनने में तो बहुत सीधा सरल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना उतना ही मुश्किल है, खासकर जब आपके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसे हों। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि पहले कुछ बड़ी रकम जमा हो जाए, फिर निवेश का सोचेंगे। तो इस नियम के हिसाब से पहला और सबसे अच्छा निवेश कहाँ करना चाहिए? क्या जमीन में, सोने में या शेयर बाजार में? इन सब में से किसी में भी नहीं। तो फिर कहाँ? सबसे पहला, सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला निवेश खुद पर करना चाहिए। खुद पर? मतलब सही शिक्षा और सही ज्ञान हासिल करने में। वॉरेन बफेट और नवल रविकांत का जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, अगर आज वो अपना सब कुछ खो दें, सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टी, सारे स्टॉक्स, तो भी क्या वो गरीब रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो अपने ज्ञान और अनुभव के दम पर अगले 5 साल के भीतर फिर से उतने ही या शायद उससे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। वाह, ये तो एक अलग ही नजरिया है। मतलब असली दौलत बैंक में नहीं, दिमाग में है। बिल्कुल, और यही अमीरों का पॉजिटिव ट्रैप है। जैसे मिडिल क्लास एक नेगेटिव ट्रैप में फंसा है, वैसे ही अमीर लोग एक पॉजिटिव ट्रैप में है, जहां उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज उन्हें हमेशा अमीर बनाए रखती है। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता, जो कभी घटती नहीं, सिर्फ बढ़ती है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ ज्ञान। अब मान लीजिए किसी ने ये ज्ञान हासिल कर लिया। इसके बाद बात आती है पैसे कमाने और निवेश करने के तरीकों की। विश्लेषण में 4 अलग-अलग पैटर्न बताए गए हैं, जो ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रहेगा। मुझे लगता है ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा हो सकता है। यकीनन। चलिए इन चारों पैटर्न को एक-एक करके समझते हैं, क्योंकि हर सुनने वाला खुद को इनमें से किसी एक में जरूर पाएगा। पहला है गलत पैटर्न। गलत पैटर्न? इसमें एक व्यक्ति की आय फिक्स्ड होती है, जैसे नौकरी की सैलरी, और वो अपनी बचत को भी फिक्स्ड रिटर्न वाली जगहों पर निवेश करता है, जैसे बैंक FD, PPF या कोई और सरकारी स्कीम। अरे,
ये तो भारत के 90% नौकरी पेशा लोगों की कहानी है। हमारे ज़्यादातर माता पिता तो इसी को सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। बेटा एफडी करा लो, टेंशन खत्म। ये सलाह हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होंगी। और यही सीधा मिडिल क्लास ट्रैप में ले जाने वाला रास्ता है, क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न कभी भी महंगाई को सही तरीके से मात नहीं दे पाता और आपकी दौलत असल में बढ़ नहीं रही होती, बस एक जगह खड़ी रहती है। अब आते हैं दूसरे यानी सबसे अच्छे पैटर्न पर। इसमें आय वेरिएबल होती है, मतलब वो व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है और वो उस पैसे को वापस वेरिएबल रिटर्न वाली जगहों पर ही निवेश करता है। जैसे स्टॉक मार्केट में, या किसी दूसरे बिजनेस को खरीदने में, या फिर अपने ही बिजनेस को और बड़ा करने में। अच्छा, तो मतलब पैसे की मशीन से जो पैसा बन रहा है वो वापस उसी मशीन में या किसी दूसरी मशीन में लगाया जा रहा है ताकि वो और बड़ी हो जाए, जैसे मुकेश अंबानी करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो अपने एक बिजनेस से कमाते हैं और 10 नए बिजनेस में निवेश कर देते हैं। इससे संपत्ति तेजी से, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है। और तीसरा पैटर्न है अधूरा पैटर्न। इसमें व्यक्ति बिजनेस तो करता है, यानी उसकी आय वेरिएबल है, लेकिन उसे निवेश की समझ नहीं होती। तो वो अपनी सारी बचत को बैंक अकाउंट या एफडी जैसी फिक्स्ड रिटर्न वाली जगहों पर डाल देता है। मुझे लगता है मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, छोटे दुकानदार या कारोबारी, जो अपने काम में तो माहिर हैं, लेकिन जब पैसे बचाने की बात आती है तो वो बैंक को ही सबसे सुरक्षित तिजोरी मानते हैं। हाँ, और ये शॉर्ट टर्म में तो ठीक लगता है, लेकिन जब बिजनेस में कोई बुरा दौर आता है या कोई इमरजेंसी आती है तो ये लोग बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम नहीं कर रहा होता। तो अब आते हैं चौथे और शायद हमारे ज्यादातर श्रोताओं के लिए सबसे जरूरी पैटर्न पर। हाँ, ये है स्मार्ट एस्केप पैटर्न। इसमें व्यक्ति की आय तो फिक्स्ड है, मतलब वो नौकरी करता है, लेकिन वो अपनी बचत को समझदारी के साथ वेरिएबल रिटर्न वाली जगहों जैसे अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करता है। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका अपनाते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। आप कह रही हैं कि एक नौकरी पेशा इंसान जिसकी सारी बचत उसी तनख्वाह पर टिकी है, वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट जैसी जोखिम भरी जगह पर लगाए? इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है। कहीं बैंक एफडी जैसी सुरक्षित जगह पैसा रखना ज्यादा समझदारी नहीं है, जहां कम से कम पैसा डूबने का डर तो नहीं होता? ये बहुत ही जायज सवाल है और ज्यादातर लोगों के मन में यही डर होता है। यहाँ 2 बातें समझनी होंगी। पहली, जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम सट्टेबाजी या रोज खरीद बेच की बात नहीं कर रहे। हम देश की सबसे अच्छी कंपनियों में लंबे समय के लिए हिस्सेदार बनने की बात कर रहे हैं। और दूसरी और सबसे जरूरी बात जिसे लोग रिस्क नहीं मानते, वो है महंगाई का रिस्क। अगर आपकी एफडी आपको 6% का रिटर्न दे रही है और महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है, तो आपका पैसा असल में हर साल 1% कम हो रहा है। आपका पैसा सुरक्षित तो है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है। स्मार्ट एस्केप पैटर्न का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ताकि आपका पैसा महंगाई को मात देकर असल में बढ़ सके। इस पैटर्न का कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? बिल्कुल है, और बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। रोनाल्ड रीड का नाम सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। वो अमेरिका में पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का काम करते थे और एक स्कूल में चौकीदार भी थे। बहुत ही मामूली सी आय थी उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत को लगातार कई सालों तक अच्छी ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश किया। और जब 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि उनकी कुल संपत्ति $6 मिलियन से ज्यादा थी। क्या $6 मिलियन? एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की? हाँ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई बड़ी सैलरी नहीं कमाई, लेकिन अनुशासन के साथ निवेश करते रहे। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला इंसान जिसकी तनख्वाह बहुत मामूली रही होगी, वो सिर्फ सही निवेश की आदत से करोड़पति बन गया। ये कहानी तो इस पूरी सोच को ही पलट देती है कि अमीर बनने के लिए मोटी सैलरी या बड़ा बिजनेस ही चाहिए। रोनाल्ड रीड की कहानी तो इस चौथे पैटर्न यानी स्मार्ट एस्केप पैटर्न का जीता जागता सबूत है। ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप उस आय के साथ करते क्या हैं। अनुशासन और सब्र किसी भी बड़ी सैलरी से ज्यादा शक्तिशाली हैं। रोनाल्ड रीड एक कमाल का व्यक्तिगत उदाहरण है, लेकिन क्या ऐसे पूरे के पूरे समुदाय भी हैं जिन्होंने इस कोड को क्रैक कर लिया है? विश्लेषण में भारत के कुछ सबसे सफल व्यापारिक समुदायों का जिक्र है, जैसे गुजराती, मारवाड़ी और नाडार।
ये बताया गया है कि भारत के 80% से ज्यादा अरबपति इन्हीं समुदायों से आते हैं। ऐसा क्यों है? क्या उनके डीएनए में कोई बिजनेस जीन है? जीन नहीं, लेकिन उनकी मानसिकता में जरूर कुछ खास है। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उनकी ये आर्थिक ताकत उनकी एक ऐतिहासिक कमजोरी से पैदा हुई। कमजोरी से? वो कैसे? ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से इनके पूर्वज अक्सर ऐसी जमीन पर रहते थे जो सूखी और कम उपजाऊ थी, जैसे राजस्थान या गुजरात के कच्छ जैसे हिस्से। वहां खेती पर निर्भर रहना नामुमकिन था क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता था। अच्छा, तो मतलब जिंदा रहने की मजबूरी नहीं उन्हें कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक यही बात है। इस मजबूरी ने उन्हें पैसे बचाने, व्यापार करने और हर एक संसाधन का सही से सही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही ये समझ आ गया था कि अगर वो बाहरी परिस्थितियों जैसे बारिश पर निर्भर रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद भूखे मर जाएंगे। उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी थी और यही मानसिकता पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और आज उनकी संस्कृति का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी है। तो एक आम इंसान इन सफल समुदायों से क्या व्यवहारिक सबक सीख सकता है? 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सबक हैं जो कोई भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। पहला, गुजरातियों से सीखें, हमेशा नए अवसर यानी अपॉर्चुनिटी खोजें। कभी भी सिर्फ एक आय के स्रोत यानी अपनी 9 से 5 की नौकरी पर निर्भर न रहें। हमेशा साइड में कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचते रहें। वो एक छोटा सा ऑनलाइन काम हो सकता है, कोई वीकेंड पर किया जाने वाला काम या कोई छोटी सी स्किल जिसे आप बेच सकें। और आज के डिजिटल युग में तो ये पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अवसर हर जगह हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। दूसरा सबक, मारवाड़ियों से सीखें, पैसे पर हमेशा नजर रखें। वॉच द मनी। इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जागरूक बनना। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एक रुपया कहाँ जा रहा है और उसे ऐसी जगह निवेश करें जहां वो सबसे तेजी से बढ़ सके, जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने पैसे के मैनेजर हैं और एक अच्छा मैनेजर हमेशा अपनी टीम के हर सदस्य यानी हर रुपए से बेहतरीन काम लेता है। और तीसरा सबक, नडार समुदाय से सीखें, मितव्ययी बने, बी फ्रूगल, यानी फिजूल खर्ची से बचें। जब पैसा आने लगे तो अहंकार को काबू में रखें और दिखावे पर खर्च न करें। ये माइकल कैरल वाली गलती के ठीक विपरीत है। हाँ बिल्कुल। अपनी जड़ें हमेशा याद रखें कि आप कहाँ से आए थे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचें। और इन तीनों समुदायों में एक साझा मूल्य है जिस पर जोर देना बहुत जरूरी है। वित्तीय सुरक्षा के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय हमेशा आत्मनिर्भर रहें। उन्होंने बारिश का इंतजार नहीं किया, उन्होंने कुआं खोदना सीखा। आज के संदर्भ में इसका मतलब है कि अपनी सैलरी आने का इंतजार करने के बजाय आय के नए स्रोत बनाने के बारे में सोचना। यही मानसिकता उन्हें सफल बनाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का रास्ता किसी लॉटरी के टिकट में नहीं बल्कि हमारी अपनी आदतों और सोच में छिपा है। सबसे पहली बात तो ये कि जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे पहला और सबसे जरूरी निवेश पैसों का नहीं बल्कि खुद पर सही ज्ञान हासिल करने में है, क्योंकि वही ज्ञान आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में बाहर निकाल सकता है। और तीसरी और आखिरी बात, पैसे को बैंक में सुलाना नहीं है बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से काम पर लगाना है। और एक नौकरी पेशा इंसान के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका है स्मार्ट एस्केप पैटर्न अपनाना, यानी अपनी बचत को स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर लंबे समय के लिए निवेश करना। एकदम सही। और इसमें एक आखिरी बात जोड़ने की जरूरत है। आपको ये लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं और अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इन पर चर्चा करते हैं तो आप एक ऐसी छोटी सी कम्युनिटी बना सकते हैं जो एक दूसरे को प्रेरित करे, एक दूसरे को अनुशासित रखें और सामूहिक रूप से इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ सके। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। इस विश्लेषण में बताया गया कि कुछ समुदाय अपनी भौगोलिक मजबूरी की वजह से आर्थिक रूप से मजबूत बने। बारिश की कमी उनकी प्रेरणा थी। आज के डिजिटल युग में जब भौगोलिक सीमाएं लगभग खत्म हो चुके हैं और अवसर पहले से कहीं ज्यादा हैं, हमारी मजबूरी क्या है? वो कौन सी अंदरूनी आग है जो हमें वित्तीय रूप से अनुशासित और सफल बनने के लिए प्रेरित कर सकती है? इस पर जरूर सोचेगा।